नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही प्यारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश और उसके साथ हम कोपेन का और जो थॉर्नमाइट का जलवायु वर्गीकरण है उसको कंप्लीट करेंगे। और पूरे के पूरे क्लास सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर में 2025 तक आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, जहां पर आपको एमसीक्यू के साथ साथ बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2025 में आपका ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला वर्गीकरण दिया हुआ है मेसोथर्म, मेगाथर्म, माइक्रोथर्म और जीरोफाइट। तो ये होते क्या है, ये कैंडोल का वर्गीकरण था और कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर ही कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर ही इन्होंने क्या किया था, जलवायु वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि वनस्पति की ग्रोथ, वनस्पति का किस सेक्शन में, किस एरिया में कौन सी वनस्पति ग्रो कर रही है, उसके ऊपर इनका मानना था कि डायरेक्टली जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जलवायु ही डिसाइड करती कहां पर किस प्रकार की वनस्पति होती है। इसलिए इन्होंने कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को आधार बनाकर अपना एक जलवायु वर्गीकरण दिया था। तो कैंडोल ने जलवायु को मेसोथर्म, मेगाथर्म, माइक्रोथर्म, जीरोफाइट में डिवाइड किया था। 4-5 वर्गीकरण इनके मिलते हैं। तो इसको अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसकी हम आगे की बातें करेंगे। जैसे जीरोफाइट है, ये बी क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। मेगाथर्म ए के लिए इन्होंने यूज किया था, और जो मेसोथर्म है ये सी के लिए, और माइक्रोथर्म है ये डी के लिए यूज किया था। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है, तो ये आपका ए का 3 आंसर आने वाला है, तो ए का 3 आ जाएगा। जो बी ऑप्शन है तो बी का ए आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और सी का डी ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा डी, और फिर आ जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर डी का मतलब यहाँ पर 4 और ये बी का मतलब है सेकंड। तो 3 1 4 2 आंसर आना चाहिए। तो 3 1 4 2 आपका पहले डी आंसर पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 4 1 2। अब ये होते क्या है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण किया था, ये कोपेन का वर्गीकरण है, ये आपका कैंडोल के वर्गीकरण को आधार बनाकर जो कोपेन का वर्गीकरण है वो है। तो कैंडोल ने इसको मेगाथर्म, जीरोफाइट्स, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकेटोस्थोथर्म और माउंटेन में डिवाइड किया था। उसी को इन्होंने ए बी सी डी के नाम से डिवाइड किया हुआ। ये पूरी की पूरी लिस्ट रहती है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो पूरे का पूरा ये क्लासिफिकेशन है, इसको अगर आप यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, तो ये 0 डिग्री के दोनों तरफ 5-10 डिग्री तक का जो एरिया, ये आपका ए क्लाइमेट होता है। इस ए क्लाइमेट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो क्लाइमेट मिलता है वो सी क्लाइमेट मिलता है। और सी के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको डी क्लाइमेट मिलता है। तो ए बी सी डी और डी के बाद अगर आप जाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पर आपको डी क्लाइमेट और डी के बाद जो मिलता है वो ई क्लाइमेट मिलेगा। तो इस तरीके से इक्वेटर से अगर आप जाते हैं, तो इक्वेटर से ऊपर जाने पर आपको ये सबसे पहले मिलेगा ए, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ये आपका सिंपल क्लाइमेट होता है, जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर ए में, फिर कम टेम्परेचर, फिर कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, वनस्पति वर्गीकरण भी आपका बदलता जाएगा। यानी कि एक के लिए इन्होंने जो बोला उसको मेगाथर्म नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये मेगाथर्म होते हैं, ये आपके जो होते हैं जो मेसोथर्म होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने मेसोथर्म यूज किया। इन्होंने कहा कि ये माइक्रोथर्म होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोथर्म, तो ऐसे करके मेगाथर्म, मैगोथर्म, माइक्रोथर्म, और ई के लिए जो वो हेकिस्टोथर्म का यूज किया, हेकिस्टोथर्म यूज किया। और दो जलवायु और इन्होंने अलग से बताई थी, एक एच और एक आपका बी। तो एच जो है ये आपका हाइट के लिए यूज किया जाता है, हाई अल्टीट्यूड के लिए, यानी कि माउंटेन्स के लिए। और बी जो होता है ये आपका एरिड, या ये कह सकते हैं जो डेजर्ट वाला क्लाइमेट है उसके लिए। ये दो क्लाइमेट अलग होते हैं। बी वाले क्लाइमेट को इन्होंने, बी किसी के अंदर भी हो सकता है, इनमें से किसी में भी मिल सकता है। तो बी क्लाइमेट के लिए इन्होंने जो यूज किया था वो जीरोफाइट यूज किया था, और एच के लिए आपका हाई अल्टीट्यूड का यूज किया था। तो एच के लिए देखेंगे माउंटेन क्लाइमेट, ई के लिए हेकिस्टो, बी डी के लिए माइक्रो, और सी के लिए, और बी के लिए अलग से यूज किया था। और इन्हीं को ए बी सी डी में कोपेन ने डिवाइड कर दिया था।
अगला क्वेश्चन है हु among the following has incorporated both imperial and the genetic classification of the global climate commission। तो ये त्रिवार्ता का या त्रिवार्ता का क्लासिफिकेशन मिलता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो ये जीटी त्रिवार्ता का नाम याद रखना, इनके द्वारा दिया गया एक क्लासिफिकेशन था। अगला क्वेश्चन क्या है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ठंडी शीत ऋतु के साथ मध्य अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कोपेन के क्लासिफिकेशन के ही पूछे जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो पहले तो एबीसीडी में इन्होंने डिवाइड किया था। तो एबीसीडी का आधार मैंने बताया था कि अगर आप इक्वेटर से जाएंगे ऊपर तो आप इसको 4-5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले ए, फिर बी तो यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पर सी के बाद डी और ऊपर क्या होगा ई। बी आपका बिल्कुल अलग होता है, वो आपको अलग याद रखना। तो ए सी डी ई। तो यहां पर बात हो रही है ठंडी शीत, यानी कि ठंडी की बात हो रही है, शीत यानी कि मिड लैटिट्यूड ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट कोल्ड विंटर। तो ठंडी जलवायु की बात हो रही, तो स्वाभाविक के ए और सी तो नहीं आएगा, ई बहुत ऊपर चला जाता है, तो डी आपका आंसर आएगा। तो डी आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, डी एफ और डब्ल्यू बचेगा। फिर जितने भी ये इन्होंने वर्गीकरण दिए थे, इन वर्गीकरण को और कई उपभागों में डिवाइड किया था। जैसे ये सारे के सारे वर्गीकरण है, इन्होंने कहा कि इसके कुछ उपवर्गीकरण भी हैं। इनका कुछ उपवर्गीकरण जो दिया गया था वो इस तरीके से दिया, एफ, एम, छोटा एस और छोटा डब्ल्यू। एफ का मतलब हो जाता है यहाँ पर फुल रेन, मतलब ऐसा एरिया जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। एम का मतलब होता है जहां पर मानसून का इंपैक्ट हमें देखता है। एस का मतलब होता है समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब होता है जहां पर विंटर में रेनफॉल होती है, विंटर रेन। और डब्ल्यू का यहां पर मतलब होता है विंटर ड्राई, और विंटर ड्राई का मीन्स होता है जहां पर समर में रेनफॉल होता है। जैसे इंडिया में मोस्टली समर में रेनफॉल होगा तो वहां पर डब्ल्यू यूज करेंगे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, भूमध्य सागरीय जलवायु में विंटर में रेनफॉल होता है तो वहां पर समर ड्राई यूज करेंगे। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ठंडी शीत ऋतु के साथ मध्य अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तो आर्द्र एवं यानी कि ह्यूमिड भी मिल रहा है और आपका ड्राई भी मिल रहा है, और ये कोल्ड रीजन के अंदर मिल रहा है, यानी कि एक सीजन आपका ड्राई होगा और एक सीजन आपका, अब कौन सा ड्राई है कौन सा ये तो दिया नहीं है, कम से कम आपका एस और डब्ल्यू में से आंसर होगा, एफ तो आएगा नहीं। तो एफ आंसर लगाए नहीं क्योंकि ये फुल रेनफॉल के लिए होता है, इसमें कोई भी सीजन ड्राई नहीं होता है। डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पर विंटर ड्राई और समर रेन, यानी कि एक सीजन आपका क्या होगा, ड्राई होगा और एक सीजन में रेनफॉल होगा। हाँ, अगर एस भी दे देता तो कंफ्यूजन होती, लेकिन एस ऑप्शन में नहीं था। ये पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ बना हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। द थॉर्नवाइट्स 1948 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पोटेंशियल इवेपोरेशन इज कैलकुलेट इज। तो थॉर्नवाइट ने अपना जो पहला वर्गीकरण दिया था वो 1931 में दिया था, और 1931 के बाद इन्होंने इसको जब मॉडिफाई किया था वो 1993 में, और मॉडिफाई करने के बाद फिर से इन्होंने मॉडिफाई किया 1948 में, और उसमें ट्रांस इवेपोरेशन की जो पोटेंशियल ट्रांस इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट था ये 1948 में आया था। क्लियर हो गया। तो ये आपका एवरेज मंथली टेम्परेचर के बेस पर निकाला गया था, तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पोलर क्लाइमेट इज डोनेटेड। तो पोलर क्लाइमेट अभी हम बता चुके हैं कि पूरे क्लाइमेट को जो डिवाइड किया जाएगा वो सबसे नीचे होगा ए क्लाइमेट, फिर आपका सी क्लाइमेट, फिर डी क्लाइमेट और फिर ई क्लाइमेट। तो जो पोलर क्लाइमेट होगा वो आपका कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो ये आपका ई के नाम से जाना जाएगा, पोलर क्लाइमेट। और बी को तो अलग से हम किस में लिखते हैं, बी को तो अलग से डेजर्ट में लिखेंगे, एच को हाइट वाले में लिखेंगे, और सी आपका यहां पर आ जाएगा, ये सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा। तो ये आपका सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में चला जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक आंसर क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, थॉर्नवाइट ने 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में के आधार क्या था। तो यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल वेपो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया था, जिसमें सामान्य औसत मासिक तापमान को टारगेट बनाया था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेट डिवीजन स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है।
तो मैं अभी आपको बता चुका था कि चाहे आप ABCD कोई भी क्लाइमेट पढ़ो, जैसे यहाँ पर आप ए पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, इन सारे क्लाइमेट को कुछ सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जैसे एफ क्लाइमेट, एम क्लाइमेट, छोटा वाला एम, छोटा वाला एस और छोटा वाला डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये मैं 2-3 बार करा रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं कराऊंगा। विंटर ड्राई सीजन, और विंटर ड्राई का मतलब जहां पर समर में रेनफॉल होगा। और एस का मतलब क्या होता है, समर, समर ड्राई, और समर ड्राई का मतलब होता है विंटर में क्या होगा, तो यहाँ पर विंटर रेन होगा। और एम का मतलब होता है मानसून, और एफ के लिए यूज किया जाता है, मैं तो फुल रेन से याद रख लेता हूँ, थ्रू आउट द ईयर, मतलब नो ड्राई मंथ। तो एफ का मतलब होता है नो ड्राई मंथ, कोई भी मंथ आपका ड्राई नहीं होगा। और एस और डब्ल्यू में एक महीना ड्राई होगा और एक वेट होगा, तो कौन सा ड्राई होगा कौन सा वेट होगा वो आपको क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, एफ पी इन्होंने यूज किया था, एम बी यूज किया था, डब्ल्यू, ये ए एन नाम का कोई वर्गीकरण नहीं था। और ये मरुस्थल के लिए वैसे भी यूज किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन आपका नहीं था। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, एफ क्या, एम क्या, डब्ल्यू क्या, एस क्या है, ये बाद में पढ़ लेना। Which of the following sets are later did Coppens use the mid latitude cold desert? देखो यहाँ पर डेजर्ट की बात आ रही है, और डेजर्ट आपके दो तरीके के होते हैं, कोल्ड और हॉट। तो जब डेजर्ट के लिए यूज किया जाएगा, जब भी डेजर्ट आएगा, तो डेजर्ट के लिए जो यूज किया जाएगा वो बी क्लाइमेट का यूज किया जाएगा। तो डेजर्ट के लिए क्या होगा, बी यूज होगा। डेजर्ट आपका नॉर्मली दो तरीके से होता है, एक होते हैं हॉट डेजर्ट और एक होते हैं आपके कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के लिए जो यूज किया जाता है वो छोटा वाला के यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है काल्ट, और काल्ट का मतलब होता है कोल्ड। क्लियर हो गया। और हॉट के लिए यूज किया जाएगा एच। अब जो हॉट जलवायु है ये आपकी दो क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें शुष्क क्षेत्र भी मिलते हैं और कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्र भी मिलते हैं, यानी कि ये दो प्रकार की मिलेगी, शुष्क में भी मिलेगी और कुछ अर्ध शुष्क प्रदेशों में भी मिलेगी। शुष्क में जहां मिलती है तो वहां के लिए बड़ा वाला डब्ल्यू, और जहां अर्ध शुष्क मिलती है वहां पर एस, और एस का मतलब यहाँ पर स्टेपी से याद रख सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी आपके कोल्ड में भी शुष्क मिलेगा और अर्ध शुष्क भी मिल सकता है। तो ये आपका तो अर्ध शुष्क के लिए एस यूज करेंगे, डब्ल्यू के लिए ये यूज करेंगे, यानी कि ये जो वर्गीकरण बनेगा तो इसमें बनेगा पहला बी, यानी कि डेजर्ट की बात हो रही है, डब्ल्यू यानी कि ये आएगा और साथ में एच आ जाएगा, बी डब्ल्यू एच। और इसमें बन जाएगा एक बी एस एच, और यहां बन जाएगा बी डब्ल्यू, बड़ा वाला डब्ल्यू, बी डब्ल्यू के, और यहां पर भी सेम बनेगा बी डब्ल्यू, बी सॉरी डब्ल्यू नहीं आएगा, बी एस आएगा, तो यहां बन जाएगा बी एस के। और कई बार छोटा वाला डब्ल्यू भी इनके साथ लगा होता है। छोटा वाला डब्ल्यू अगर लग गया, अगर छोटा वाला डब्ल्यू लग गया, तो छोटे वाले डब्ल्यू का अगर यूज होता है तो उसका मतलब होता है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई समर रेन। क्या मतलब होता है, विंटर ड्राई समर रेन, यानी कि विंटर सीजन पूरी तरीके से ड्राई होगा, समर में यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो आप ये बताएं, डेजर्ट में जब रेनफॉल होगा विंटर में होगा कि समर में होगा, वैसे तो होता कम है, अगर होगा भी तो किस में होगा, तो ये समर में रेनफॉल होगा, इसलिए यहाँ पर समर रेन होगा। तो यानी कि डब्ल्यू शब्द का यूज भी हम साथ में, इस तरीके का क्लासिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट आ रहा है, तो कोल्ड आपका कहां पर होगा, तो के वाले में आएगा, डेजर्ट आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। तो बी डब्ल्यू एच कम से कम आना चाहिए। तो बी डब्ल्यू सॉरी बी डब्ल्यू के, तो बी डब्ल्यू के आपका ये दिया हुआ, तो आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड सही आ जाएगा, तो बी डब्ल्यू के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये बी का दिया हुआ है, ये सारे आपके लिख दिए, तो बी डब्ल्यू का मतलब, एस का मतलब छोटे एस का मतलब के का, और उसको 18 से भी याद रखते हैं। हॉट और कोल्ड में जब डिवाइड करते हैं, अगर नॉर्मल टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा है तो वो हॉट माना जाएगा, और 18 डिग्री से कम है तो वो कोल्ड माना जाएगा। अगला आता है, इन विच डिड थ्रू आउट द थ्रॉन वाइट प्रेजेंट द इंप्रूव्ड एट रिवाइज द स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो अपना रिवीजन दिया था वो 19, पहले ये 1931 में रिपोर्ट लेकर आए, फिर 33 में क्लासिफिकेशन हुआ, फिर 1948 में। तो ये 31 33 48 याद रखना, इनका फॉर्मूला 31 33 और 43। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्टली रिलेटेड टू कोपेन सिंबल एंड रीजन। तो कौन सा कोपेन के सिंबल और रीजन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लघु शुष्क मौसम के साथ वर्षा ऋतु प्रकार,
वर्षा ऋतु की, यानी कि एम आ रहा है तो यहाँ से मानसून आपका बन ही जाएगा। और यहाँ पर शुष्क सर्दी के साथ वर्षा ऋतु, तो यहाँ पर देखो विंटर ड्राई आ रहा है, शुष्क सर्दी यानी कि विंटर ड्राई, तो ये सही रहेगा। कम गर्मी के साथ शीत आर्द्र सर्दियों की रात, ठीक है ना, तो DFC, कम गर्मी के साथ शीत आर्द्र सर्दियों वाला प्रकार, तो शीत आर्द्र मतलब वर्षा हो रही है यहाँ पर, तो ये भी लगभग सही हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो सवाना जो वनस्पति पाई जाती है उष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि हॉट वाले रीजन में पाई जाती है। और उष्ण क्षेत्रों में जो वर्षा है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो उष्ण ग्रीष्म ऋतु में होगी, तो यहाँ पर जो होगी वो ग्रीष्म में वर्षा होगी। और शीत क्या रहेगा आपका जो है, वो शीत जो है ये लगभग आपकी शुष्क रहेगी। तो ग्रीष्म वर्षा होगी तो शीत ऋतु क्या रहेगी यहाँ पर, शुष्क रहेगी। अब ग्रीष्म में वर्षा हो रही है, शीत शुष्क है, तो शुष्क के लिए जब भी शीत शुष्क की बात आएगी, तो शीत शुष्क की जब बात आती है तो शीत शुष्क के लिए यानी कि विंटर ड्राई के लिए W यूज करते हैं, और ग्रीष्म में वर्षा हो रही तो यानी कि ये W ही आएगा। और एस अगर आता है तो एस का मतलब होता है समर ड्राई विंटर रेनफॉल, तो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो इस एस का मतलब होगा कि यहाँ पर समर ड्राई की बात हो रही है और विंटर में रेनफॉल हो रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर समर में रेनफॉल हो रही है और विंटर क्या हो रहा है आपका, ड्राई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर AW वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो सही जो आंसर है वो आपका फोर्थ बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आएगा। अगला का विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेट्स इज सिंबलाइज्ड बाय BSH, तो अभी बता चुके हैं कि बी जो है ये आपका एरिड के लिए या मरुस्थल के लिए यूज होगा, एस जो है ये आपका स्टेपी के लिए यूज होगा, ठीक है, और एच जो है ये आपका, या ये शुष्क मरुस्थल लिख लेना, ये मरुस्थल के लिए यूज होगा, एस आपका स्टेपी यानी कि अर्ध शुष्क के लिए प्रयोग होगा, और एच जो है ये आपका उष्ण के लिए यूज होगा। तो यहां पर देखेंगे तो एस से क्लियर कर सकते हो, एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क यानी कि स्टेपी प्रकार की जलवायु, तो जिसमें स्टेपी लगा हुआ ढूंढ लो कहां कहां दिया हुआ है, तो ये आपका स्टेपी जलवायु लिखा हुआ है, और यहां पर भी आपका सेमी एरिड लिखा हुआ है, तो ये दोनों में से आंसर हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। तो ट्रॉपिकल सेमी एरिड या मिड लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपी, तो कोल्ड स्टेपी तो नहीं आएगा क्योंकि ये आपका एस लगा हुआ है, तो BSH हॉट वाला लगा हुआ, तो एच का क्या मतलब है, हॉट है, तो कोल्ड नहीं आएगा, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आ जाएगा। अगला है थॉर्नवाइट्स 94 रिवाइज द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कौन, देखो थॉर्नवाइट का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार एक ही तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो पोटेंशियल वेपर ट्रांसपोर्टेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थॉर्नवाइट की डेट याद रखो, बस ये बार बार जो रिपीट हो रहा है इसको याद रखो। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेटिक रीजन इन फाउंड बिटवीन द 25 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो 25 से 40 डिग्री के बीच में कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, तो इस चीजों को समझने के लिए ये क्लासिफिकेशन आपको वर्ल्ड का याद रखना पड़ेगा, और उसको आसान तरीके से याद रखने का ये तरीका होता है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 0 के बाद यहां पर जाएगा 10 डिग्री तक, 10 के बाद ये आपका 20 डिग्री तक चला जाएगा, ये आपका 30 डिग्री तक, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री, ठीक है ना। तो 10 डिग्री तक आपका ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये दोबारा से देखिए, ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, 10 डिग्री यहां पर आएगा, 20 डिग्री आपका यहां पर, 30 डिग्री यहां पर, 40 डिग्री यहां पर, 50 डिग्री यहां पर, 60 डिग्री यहां पर, इसके ऊपर, यानी कि 0 से 10 डिग्री तक जो पूरी पृथ्वी पर मिलता है वो इक्वाटोरियल क्लाइमेट मिलता है। 10 से 20 डिग्री के एवरेज में मिलेगा वो सवाना जलवायु मिलेगी, और फिर आप 20 से 30 में जाएंगे तो पश्चिमी भागों में डेजर्ट मिलेगा, पूर्वी भागों में आपकी मानसूनी जलवायु मिलेगी। तो ये 4 वर्गीकरण हो गए। और अगर 30 से 40 के बीच में जाते हैं तो पश्चिम में भूमध्य सागरी मिलेगी, पूरब में जाएंगे तो चाइना टाइप मिलेगी, बीच में मिड कॉन्टिनेंट मिलेगा। और फिर 40 से 50 के एवरेज में, ये सिर्फ एवरेज है याद रखने का, तो पश्चिम में यूरोप और पूरब में स्टेपी, और फिर 50 से ऊपर टैगा, 60 फिर 60 के ऊपर टुंड्रा जलवायु देखने को मिलती है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या था उसी तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर 25 से 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि 25 से 40 का जो कॉन्सेप्ट है वो 20 से 30 वाली रेंज के बीच में आएगा। तो 20 से 30 वाली जो रेंज आ रही है आपकी वो देखेंगे, सॉरी 30 से 40 की रेंज में चला जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये 25 से आप 30 से 40 की रेंज ले सकते हो, 25 से 40 दिया है, तो 30 से 40 की जो रेंज आपकी आएगी यहाँ पर,
तो 30 से 40 की बीच की रेंज में जो महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है वो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो डी आंसर आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डी आएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये 30 से 40 के बीच में महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पश्चिम और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में मिलती है? तो रॉकी पर्वत आ गया है, तो रॉकी पर्वत के पूरब में अगर आप जाएंगे तो आपको ग्रेट प्लेन्स मिलते हैं और ग्रेट प्लेन्स में एक प्रकार की वनस्पति या घास पाई जाती है जिसको स्टेपी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये आपकी स्टेपी जलवायु यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब ये कुछ देखो, वही बी वाला क्लासिफिकेशन आपको डिटेल से दिया हुआ है। तो बी को हम डिवाइड कर चुके थे, तो बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु, और अगर उसके साथ एच लगा हुआ है तो ये हॉट का है, के लगा हुआ तो ये कोल्ड का है, और डब्ल्यू लगा हुआ है तो वो डब्ल्यू का, बड़े वाले डब्ल्यू का मतलब होता है सवाना जलवायु एक प्रकार की, और बड़े वाले एस का मतलब होता है स्टेपी जलवायु। कौन सी जलवायु? स्टेपी जलवायु। तो इसका मतलब एस वाला ढूंढ लो पहले कहाँ कहाँ दिया है, तो स्टेपी ढूंढ लो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये स्टेपी दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्टेपी दिया हुआ है। तो ये दो स्टेपी दिए, दोनों स्टेपी में अंतर क्या है? तो इस एच के साथ एच लगा हुआ और इस एस के साथ के लगा हुआ। एस का मतलब होगा, एच का मतलब होता है हॉट और के का मतलब होता है कोल्ड। तो एच का मतलब होगा हॉट यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो ये यहाँ सेट हो जाएगा, और के का मतलब होता है काल्ट यानी कि शीत स्टेपी जलवायु, ये यहाँ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर W के साथ H लगा हुआ है तो यहाँ पर मतलब होगा हॉट, और W के साथ K लगा हुआ तो यानी कि कोल्ड, काल्ट यानी कि कोल्ड, और ये आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और ये आपका उष्ण कटिबंधीय शीत मरुस्थलीय जलवायु। तो ये यहाँ मैच कर जाएगा, ये यहाँ पर, यानी कि 2143 आंसर आएगा। तो 2143 तो पहला ही आंसर आपका आ जाएगा, तो 2143 यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल आपका। तो 2143 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो 2143 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं जरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो सब पर पड़ेगा। वेनेजुएला में नहीं मिलती है, कैलिफोर्निया में, चिली में तो खास तौर पर मिलती है, और इटली की सीमा ही भूमध्य सागर से लगी हुई, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया में किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है? मानसूनी जलवायु। अब इंडोनेशिया कहाँ पर है? 0 डिग्री यानी कि विषुवतीय क्षेत्रों में स्थित है, तो यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। सिंपल तो क्वेश्चन था। क्लाइमेट इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेजिटेशन हु इज सेड? तो वेजिटेशन के आधार पर जो कैंडोल ने अपना वर्गीकरण दिया था, उसी वर्गीकरण को आधार बनाकर कॉपे ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, तो इसका मतलब ये कोटेशन भी कॉपेन का ही होगा। अकॉर्डिंग टू कॉपेन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रिप्रेजेंट बाय द बी? तो बी जलवायु किस प्रकार की जलवायु को रिप्रेजेंट करती है? तो बी जलवायु आपकी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, तो ये शुष्क जलवायु को रिप्रेजेंट करती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी आपको बता चुके हैं कि एफ क्लासिफिकेशन भी मिलता है, एम भी मिलता है, डब्ल्यू भी मिलता है, यहाँ पर इसमें एस मिलेगा, तो ये गलत है। तो ए नाम का, और उष्ण के लिए बी यूज होता है, तो ये वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या मिसमैच होता है। अगला है भूमध्य सागरी मानसूनी, भूमध्य सागरी आर्द्र जलवायु। तो इनसे अगर हम देखना होगा कि किस जगह पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो विषुवत रेखी जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जो देश विषुवत रेखा पर स्थित होगा, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो चीन आपका जो है ये भारत के उत्तर में, यानी कि भूमध्य रेखा से बहुत ऊपर है, कर्क रेखाओं को भी क्रॉस कर जाता है। ट्यूनीशिया की अगर हम बात करेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तर में भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है, और ये भी कर्क रेखा को क्रॉस कर जाता है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ब्राजील के पास में, और जायरे आपका अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। तो इसलिए जो सही आंसर आएगा वो आपका यहां से होगा, तो ए का 4 होना चाहिए, तो पहले पर ही आपको मिल जाएगा, तो डी आंसर लगा दो। और मानसूनी के लिए जो हो जाएगा वो आपका वेनेजुला हो जाएगा, मेडिटेरेनियन के लिए ट्यूनीशिया, और आर्द्र के लिए चीन हो जाएगा। एक ऑप्शन मात्र से मैपिंग में बार बार कहता आता हूं हर क्लास के अंदर, आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेट इज फाउंड ऑल
ऑन ऑल 6 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है जो विश्व के सभी महाद्वीपों में लगभग हमें देखने को मिल जाती है। तो भूमध्य सागरीय विश्व के सभी महाद्वीपों में हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर? क्योंकि 3 महाद्वीप तो इसको टच ही करते हैं। तो एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण अमेरिका के चिली में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में, सब जगह आपको ये जलवायु देखने को मिल जाती है। किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है? तो भूमध्य विषुवत रेखीय जलवायु में क्या है? वर्ष भर वर्षा होती है। इक्वेटर पर सारा साल रेनफॉल होता है, थ्रू आउट द ईयर रेन होता है। ऐसी जलवायु के लिए हम एफ शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो जलवायु मिलेगी वो एएफ मिलेगी। अगला है इन कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ए एम रिप्रेजेंट। तो ए का मतलब होता है उष्ण जलवायु और एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु। तो सिंपल है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर द फ्रूट प्रोडक्शन इन द कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में फ्रूट प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर शीत में वर्षा होगी। तो यहाँ पर जो होता है वो शीत वर्षा होती है, यानी कि ग्रीष्म क्या होता है? ग्रीष्म शुष्क होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? समर ड्राई शब्द यूज किया जाएगा। तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? एस शब्द का यूज किया जाएगा। अब कृषकों का शिक्षित होना, ये तो होना ही होना है। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्लोपिंग लैंड, ये तो एयर ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी फैक्टर नहीं, मतलब वायु परिवहन किसी भी प्रकार की कृषि को प्रभावित नहीं करता है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 48 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में कौन सी जलवायु पाई जाती? तो अभी हमने देखा था कि 30 से 40 तक जाते हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और अगर 40 से ऊपर जा रहे हैं, 40 से 50-60 तक जाते हैं, तो उसमें आपकी पश्चिमी जो तट की जलवायु है वो आपको मिलेगी। और उसमें आपको जो जलवायु मिलेगी वो यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलेगी। पूरब में तो आपको चाइना तुल्य मिलेगी, ऊपर क्या मिलेगी? आपको पश्चिमी तुल्य जलवायु मिलेगी। सैन फ्रांसिस्को, मेक्सिको, सेंटियागो, केपटाउन, पर्थ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये सारे वो जलवायु क्षेत्र हैं जो भूमध्य सागरीय जलवायु को टच करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड हैज मोर रेन ट्रीज। तो जो कौन सा क्षेत्र है जो ज्यादातर आर्द्र रहता है और वहां पर वर्षा के दिन ज्यादा होते हैं सामान्यतः? वैसे तो भूमध्य सागरीय जलवायु होना था, वो नहीं है। तो भूमध्य रेखीय नहीं दिया है, तो ये आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु आ जाएगी। ये भी एक अच्छी रेनफॉल वाला। वेयर डज रेनफॉल एकर इन ए विंटर एंड समर रिमेन ड्राई। तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर एक सीजन ड्राई और एक सीजन? तो यहां पर दिया है विंटर, रेनफॉल विंटर में होगा, समर ड्राई, यानी कि एस टर्म का यूज होगा। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है एस जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु को क्या कहते हैं? एस जलवायु। जहां पर क्या होता है आपका जो समर है वो ड्राई रहेगा और विंटर में क्या होगा? यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होगा। इसलिए सही जो आंसर आएगा वो आपका डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो सही आंसर क्या लगाएंगे हम? डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या? कोपेन की जलवायु में ए डब्ल्यू निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण सही है? तो ए का मतलब होता है उष्ण जलवायु और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई यानी कि समर रेनफॉल। तो पश्चिमी तटीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो डब्लू शब्द छोटा आ रहा है, तो पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इसका बी आंसर आप सही लगा सकते हैं। तो इसका ज्यादा बेस्ट जो है वो बी आप लगा लेना। तो इसका बी आंसर कर लेंगे आप, है ना? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड आ रहा है तो विंटर ड्राई एंड समर जोन, ये सवाना वाला लगा लेना, ये ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि ये भी आपका इसी तरीके का होता है। तो जो डब्लू शब्द होता है वो सवाना के लिए, और जो स्टेपी के लिए हम यूज करते हैं वो आपका जो होता है वो आपका डब्लू आ गया तो विंटर ड्राई होगा। तो ये आपका स्टेपी के लिए एस यूज कर लिया जाता है। तो आप सवाना जलवायु आंसर लगा लेना। ठीक है, एडब्ल्यू लिखा हुआ है, एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड अ क्लाइमेट। तो कौन सा क्लाइमेट को इंपैक्ट नहीं करता है? लैटिट्यूड इंपैक्ट करते ही है, अल्टीट्यूड भी करते हैं, वर्षा भी करता है, पवन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो आप इसका सही आंसर क्या लगा लेंगे? पवन यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है।
ठीक है, तो लैटिट्यूड किस तरीके से प्रभावित करेगा इसको, एक मिनट दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लैटिट्यूड कौन कौन, तो लैटिट्यूड आप जानते हैं कि अक्षांशों के आधार पर ही किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है, तो ये सारा फैक्टर काम करता है। तो अल्टीट्यूड में हम जानते हैं कि सतह से ऊंचा जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। और वर्षा और विंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें क्या आंसर लगाएंगे। जलवायु का नियंत्रक नहीं है, विंड आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि विंड आप जानते हैं कि जो समुद्र से, हम जब समुद्र समीर या सी ब्रीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर हवाएं कभी समुद्र से स्थल की ओर, कभी स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, तो विंड हो जाएगा, वर्षा नहीं होगा। वर्षा फैक्टर है लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, तो डी आंसर इसका ज्यादा बेस्ट करना। तो पवन और डी यहाँ पर बहुत कम फैक्टर इंपैक्ट करेगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, वनस्पति की जलवायु की आवश्यकताओं के आधार पर 1900 में विश्व के जलवायु वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो हम जानते हैं कि जो वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण था तो वो दिया टिवार्था ने था। टिवार्था का वनस्पति वर्गीकरण था, लेकिन वनस्पति को जलवायु आधार बनाकर जो वर्गीकरण दिया था वो व्लादिमीर कोपेन ने दिया था। अगला क्वेश्चन का, थॉर्नवाइट के वर्गीकरण के भारत में अधिकांशता भाग पर जलवायु है। तो थॉर्नवाइट के वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो थॉर्नवाइट का जो वर्गीकरण था उस आधार पर देखा जाए तो भारत में अधिकांशता CA प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग जियोग्राफर्स वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ द मानसून। तो सबसे पहले मानसून के लिए जो शब्द यूज किया था वो किन्होंने यूज किया था, तो वो अरबी भाषा, क्योंकि जो मानसून शब्द है ये इसी अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं मौसिन। ये अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया, जिसका मतलब होता है ऋतु, और ऋतु का यहाँ पर मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। क्या मतलब होता है इसका, रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि सीजन चेंज हुआ, विंड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर चल रहा, सीजन चेंज होते विंड अगर अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, ऐसी कंडीशन को हम अरबियों के द्वारा मानसूनी शब्द जलवायु दिया गया था। अगला क्वेश्चन होता है, हु अमंग द फ्लोइंग गेव द आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मानसून इन इंडिया। तो भारत में मानसून सबसे पहले अरबी भाषा का शब्द है, अरबियों ने यूज किया था, और अरबियों ने ये शब्द सबसे पहले अल मसूदी के द्वारा दिया गया था। अरबियों में सबसे पहले ये शब्द का यूज अल मसूदी के वर्गीकरण में हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना था। तो जो कोटेश्वर, भाई ये भारत के भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो जो कोटेश्वरम एंड फ्लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनके कॉन्सेप्ट में जो है वो आपका हिमालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारतीय जलवायु के कंट्रोल में, तिब्बत और हिमालय। अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। अल नीनो दक्षिणी दोलन का इसका मतलब होता है ENSO, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। दक्षिणी दोलन का संबंध आपका प्रशांत महासागर के तापीय परिवर्तन से होता है, और अल नीनो एक आपकी गर्म जलधारा से संदर्भित होती है जो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो यानी कि ये निरंतर वर्षण से तो संबंधित नहीं होगा, ठंडे पानी की धारा है नहीं, लवणता से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बचेगा केवल तो समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि, क्योंकि अल नीनो एक गर्म जलधारा है और इस अल नीनो की गर्म जलधारा से तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको ENSO के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अल नीनो के आने से पूर्व मानसून कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि जब ये अल नीनो, देखो सिंपल समझ लो, इंडियन ओशियन के अंदर अगर हम जाएंगे तो इंडियन ओशियन के अंदर सामान्यतः क्या होगा, यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर डेवलप होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर, और इस हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर, सॉरी उल्टा, हाई टेम्परेचर में क्या लिख रहा हूं, हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर में क्या बनेगा, लो प्रेशर, और लो टेम्परेचर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो भारत का जो मानसून है जो विषुवत रेखा से दक्षिण पश्चिम चलता है वो इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून आपका किधर चल रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अल नीनो इंटर कर गया, तो अगर यहाँ पर अल नीनो इंटर करता है तो अल नीनो क्या करेगा, इस सागर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा।
तो जो लो टेम्परेचर है धीरे धीरे वो हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा और हाई टेम्परेचर आपका लो प्रेशर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी लो प्रेशर है, ऊपर भी लो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर आपका मान लो 40 डिग्री मिलीबार का लो प्रेशर, पहले यहाँ पर आपका 80 मिलीबार का लो प्रेशर था और 50% का डिफरेंस था। अब ये 80 डिग्री से कम होकर आपका ये पहुंच गया लगभग 50 मिलीबार पर। तो प्रेशर जो डिफरेंस है वो पहले 80 और 40 का था, अब प्रेशर डिफरेंस बचा केवल 40 और 30 का, 40 और 50 का। तो प्रेशर डिफरेंस को ये क्या करता है, कम कर देता है, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं, जिसके कारण भारतीय मानसून क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का किसाब भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ITCZ जो हमेशा विषुवत रेखा पर रहता है, जब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है तो ITCZ का भी उत्तरायण होता है और ये उत्तरायण होकर कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है। जैसे ITCZ शिफ्ट करेगा तो दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पूर्व की गोलार्ध की पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करके वर्षा करती हैं। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी सही आंसर आएगा। A system of very high speed upper air in a definite part of the atmosphere is called। तो वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति की चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है, तो ये जेट स्ट्रीम होती है, जो आपका क्या होता है, ऊपरी वायुमंडलीय संचरण होता है। ये आपका ऊपरी वायुमंडलीय संचरण है। ये आपका हमेशा पश्चिम से किधर चलता है, पूरब की ओर, ठीक है, और ये हमेशा पश्चिम से ऊपर की ओर चलेगा और ये एक मियांडर के रूप में चलेगा, कभी भी सीधा नहीं चलेगा, एक मियांडर के फॉर्म में पश्चिम से पूर्व की ओर ये जलवायु आपको देखने को मिल जाती है। बस एक दो क्वेश्चन बेटा और हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इनिशिएट्स द साउथ वेस्ट मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत किससे होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे, तो याद रखना जो विषुवत रेखा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून नाम की कोई हवा नहीं होती, हवा या तो आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है और या फिर आपकी साउथ ईस्ट होती हैं, और ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए इनको पूर्वी हवाएं या व्यापारिक हवाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की पवन है या दक्षिण गोलार्ध की। लेकिन 21 मार्च के बाद जब सूर्य की किरणों का उत्तरायण होगा, जब यहाँ पर उत्तरायण स्टार्ट होगा, तो ये उत्तरायण के कारण ये पवन विषुवत रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है और कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है। तो ये कोरियोलिस का प्रभाव जो पड़ता है वो क्लॉकवाइज, तो ये मान के चलो कि जो पवन ऐसे जा रही है अब वो ऐसे दिशा में आ गए, तो ये दिशा है आपकी दक्षिण पूरब और ये दिशा बन जाती है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूरब की साउथ ईस्ट ट्रेड ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साउथ वेस्ट मानसून में। तो पूरी हवाएं जो हैं वो भारत में जो पूरी हवाएं चलती हैं वो आपके इस डायरेक्शन में चलने लगती है, यहां से आएंगे और ऐसे करके मुड़ेंगे, ऐसे करके। ये मुड़ किस लिए रहे हैं, पहले सूर्य के उत्तरायण के कारण उत्तरी गोलार्ध में गलती से प्रवेश कर गई, फिर कोरियोलिस ने इनको क्लॉकवाइज मोड़ दिया। तो ये आपका दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवन कहलाती है और ये आपका दक्षिण पश्चिम की व्यापारिक पवन कहलाती है। तो इसका मतलब कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है, तो ये आपका अल्नीनो, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हवाएं, पोलर फ्रंट या उष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवाएं। तो ये पूर्वी दिया हुआ है, ईस्टर्लीज दिया हुआ है। तो इन्हीं पूर्वी हवाओं के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसमें दक्षिण पूर्व ही दक्षिण पश्चिम में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल सबसे पहले आता है। तो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल सबसे पहले आता है, तो वो पश्चिमी घाट पर सबसे पहले ये मानसून टकराता है। बाकी भारत के भूगोल में हमने इसको अलग तरीके से डिटेल से पढ़ा था। और ये किस शाखा से आएगा, तो पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर है, तो इस पश्चिमी घाट में जो मानसून आएगा वो साउथ वेस्ट आएगा और ये अरब सागर की शाखा से आएगा। अगला है, मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। मानसून पवन एक ग्रही पवन है। तो मानसून का अभी हम मतलब बता चुके हैं। तो मानसून एक अरबी भाषा मौसम से लिया गया है, जिसका सबसे पहले यूज अल मसूदी ने भारतीय जलवायु के लिए किया था। और मौसम का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ अगर पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसी जलवायु को हम मानसूनीय जलवायु कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और मानसूनी पवनीय ग्रही यानी कि प्लेनेटरी, यानी कि इसको प्राइमरी विंड भी बोल देते हैं, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी में आती है। मानसूनी विंड किस में आती है, सेकेंडरी में। प्लेनेटरी में 3 विंड आते हैं, ईस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड और पोलर विंड। तो इसका मतलब एक कोटेशन तो सही है, लेकिन दूसरा कोटेशन आपका क्या है,
गलत है, तो सी आंसर यहाँ पर हम सही कर सकते हैं। क्लियर? निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है? तो जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता, आईटीसीजेड भी करता, सदर्न ओशिलेशन करता। तो अटलांटिक दोलन का भारतीय मानसून में कोई लेना देना नहीं, तो अटलांटिक महासागर का भारत से कोई लेना देना नहीं है। अगला, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द विंटर रेनफॉल इज मेनली कॉजेज बाई। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो मानसून में वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में वृष्टि, शीतकाल में जो वृष्टि होती है वो सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या, वो भारत के भूगोल में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ, भारत वाला लेक्चर करेंगे तो वहां हो जाएगा। द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो, तो मई से सितंबर, नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी। तो ये नॉर्मली जून से स्टार्ट हो जाता है, जून से स्टार्ट होगा आपका, जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये मेन रहेगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप डी आंसर लगा सकते हैं। मानसून है एक मौसमी सीजनल विंड है, मानसून का मतलब होता है सीजन, जो रिवर्सल ऑफ विंड को दिखाता है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज द इंडिया इज फाउंड विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जहां पर वर्षा होने ना होने के चांस क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो जहां पर रेनफॉल कम होगा, जहां पर रेन कम होगा, वहां पर जो वेरिएबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और भारत के उत्तर पश्चिमी यानी कि राजस्थान वाले बेल्ट में रेनफॉल कम होगा, तो वहां पर जो परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटीज है, वो क्या होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से बेटा आज का आपका टॉपिक था। तो टॉपिक तो काफी बड़ा था, लेकिन हमने कम टाइम में, कम शब्दों में इस टॉपिक को समेटने का प्रयास किया। जितने भी संभावित क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अब आप यहाँ पर याद रखना कि ये यूनिट आपकी जो क्लाइमेट की सेकंड यूनिट थी वो बेटा आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आप सिलेबस को साथ में रखो, आपको याद रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। थर्ड यूनिट आएगा वो आपका समुद्र विज्ञान होगा, छोटी सी यूनिट है, 5-7 दिन में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।